फार्म की बात की गई है, थोड़ा सा इसको देखिए। यूपीपीसीएस का यहाँ पे यूपीपीसीएस यहाँ पर है, उसका कुछ यहाँ पे मुख्य समान अध्ययन है, उसको देखिए यहाँ पे। इसमें 3 विषय आपको दिया गया है। पहला अर्थव्यवस्था है और भारतीय अर्थव्यवस्था, दूसरा आंतरिक सुरक्षा और तीसरा आपदा प्रबंधन। यहाँ पे देखिए पहली बात, इसमें से हम आपदा प्रबंधन लेंगे, सॉरी इसमें से हम भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करेंगे। यूपीपीएस में समान अध्ययन जीएस को 4 भागों में विभक्त किया गया। पहला भाग प्रथम एवं तृतीय देखिए, प्रथम एवं तृतीय प्रश्न पत्र में पाठ सामग्री की व्यापकता को ध्यान रखते हुए इन्हें प्रथम एवं तृतीय प्रश्न पत्र में पाठ सामग्री की व्यापकता को ध्यान रखते हुए इन्हें दो दो खंडों में प्रस्तुत किया जा रहा है। इस प्रकार अध्ययन सामग्री को हम 6 भागों में प्रस्तुत कर रहे हैं। उल्लेखनीय के समस्त 6 भागों को हमने पाठ सामग्री के साथ ही प्रश्न उत्तर स्वरूप में भी प्रस्तुत किया है। अध्ययन सामग्री एवं प्रश्न उत्तर एक दूसरे के पूरक है। अध्ययन सामग्री एवं प्रश्न उत्तर एक दूसरे के पूरक हैं। पाठ्य सामग्री के माध्यम से आप न केवल विषय की सामान्य समझ विकसित कर पाएंगे, बल्कि प्रश्न उत्तर के माध्यम से उत्तर लेखन कौशल के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षा के वैज्ञानिक विश्लेषण भी कर पाएंगे। उत्तर लेखन की शैली पूर्व परीक्षाओं में सफल अभ्यर्थियों के साझा अनुभवों एवं हमारी टीम के कुशल श्रम का साझा नतीजा है। देखिए यहाँ पर उत्तर लेखन हमारे द्वारा प्रश्न निर्देशित उत्तर को सरल, सुबोध एवं तार्किक स्वरूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है, जिसमें वर्तमान समय परीक्षकों एवं परीक्षार्थियों की अभिरुचियों के अनुरूप ग्राफ एवं फ्लो चार्ट्स आदि का समुचित प्रयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त देखिए, इसके अतिरिक्त पाठ सामग्रियों को क्रमवार, अद्यतन एवं अति महत्वपूर्ण तथ्यों से उभारा हाईलाइट्स किया गया है। इस प्रकार पुस्तक के अध्ययन के पश्चात आप न केवल भविष्य की आधारभूत समझ विकसित कर पाएंगे, अपितु उत्तर लेखन के सारगर्भित स्वरूप से भी परिचित होंगे। अब देखिए, अनुक्रमणिका जो आपका है, अनुक्रमिका जो आपको है, भारतीय अर्थव्यवस्था की बात यहाँ पर की गई है। भारतीय अर्थव्यवस्था मतलब आपको इंडियन इकोनॉमी की जो बात यहाँ पर की गई, उसको थोड़ा सा यहाँ पर देखिए। भारतीय अर्थव्यवस्था यहाँ की बात जो यहाँ पर की गई, अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण और आर्थिक समृद्धि तथा आर्थिक विकास की बात यहाँ पर आपको की गई है। अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण और आर्थिक समृद्धि तथा आर्थिक विकास की बात आपके यहाँ पर, इसमें सबसे पहले हम भारतीय अर्थव्यवस्था को देखेंगे, क्योंकि इसके अंतर्गत अभी हम भारतीय अर्थव्यवस्था का ही अध्ययन करें। अब देखिए, इसमें पहला अध्याय भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था में देखिए को पहला अध्याय का पहला जो टॉपिक है वो है अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण, आर्थिक समृद्धि तथा आर्थिक विकास। देखिए इसके अंतर्गत हम क्या सब पढ़ेंगे, भाई ये देखिए इसके अंतर्गत हम क्या सब पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था का स्रोत वर्गीकरण का आधार। इसके अंतर्गत हम क्या अर्थव्यवस्था का स्वरूप तथा वर्गीकरण का आधार पढ़ेंगे। दूसरा आपको अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण हो गया। फिर आपको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था तथा मिश्रित अर्थव्यवस्था हो गया। और देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे। आर्थिक गतिविधियों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। आर्थिक समृद्धि तथा आर्थिक विकास पढ़ेंगे। आर्थिक समृद्धि, आर्थिक समृद्धि तथा आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ेंगे। आर्थिक विकास के प्रमुख संकेतक पढ़ेंगे। भौतिक गुणवत्ता, जीवन सूचकांक, मानव विकास सूचकांक, जीवन गुणवत्ता सूचकांक, लैंगिक विकास सूचकांक, सामाजिक प्रगति सूचकांक, लैंगिक विषमता सूचकांक, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट्स, प्रश्नोत्तर की बात यहाँ पर की गई है। अर्थव्यवस्था का स्वरूप तथा वर्गीकरण के आधार की बात करते हैं। अर्थव्यवस्था का स्वरूप तथा वर्गीकरण के आधार की भी हम बात करते हैं। सबसे पहली बात देखिए, अर्थव्यवस्था प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्रों के अंत संबंधों की एक प्रणाली है। अर्थव्यवस्था जो आपको प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्रों के अंत संबंधों की एक प्रणाली है। इसके माध्यम से किसी देश के उपलब्ध संसाधनों का उच्चतम उपयोग तथा नवीन संसाधनों का निर्माण किया जा सकता है। सुदृढ़ और सक्षम, देखिए सुदृढ़ और सक्षम आर्थिक आधार के बिना एक सशक्त राष्ट्र की कल्पना नहीं की जा सकती। सुदृढ़ और सक्षम, देखिए सुदृढ़ और सक्षम आर्थिक आधार के बिना एक सशक्त राष्ट्र की कल्पना नहीं की जा सकती है। अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण की बात यहाँ पर की गई है। अर्थव्यवस्था के वर्गीकरण की बात यहाँ पर आपको की गई है राज्य सरकार की भूमिका के आधार पर। पहली बात यहाँ देखिए, राज्य सरकार की भूमिका के आधार पर। पहला यहाँ देखिए, राज्य सरकार की भूमिका के आधार पर देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है और मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। तो अब देखिए विकास की अवस्थाओं के आधार पर बात करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर क्या राज्य सरकार की भूमिका पर जो राज्य सरकार की भूमिका के आधार पर जो अर्थव्यवस्थाएं होती है वह मुख्य रूप से 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है। पहली होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है, दूसरी होती है समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है, तीसरी आपको मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है।
अब देखिए, विकास की अवस्थाओं के आधार पर अर्थव्यवस्था भी तीन प्रकार की होती है। विकसित अर्थव्यवस्था होती है, विकासशील अर्थव्यवस्था होती है और अल्प विकसित अर्थव्यवस्था होती है। सॉरी तो विकास के आधार पर भी आपको अर्थव्यवस्था आपको तीन प्रकार की होती है। विकसित अर्थव्यवस्था होती है और विकासशील अर्थव्यवस्था होती है और अल्प विकसित अर्थव्यवस्था होती है। शेष विश्व के साथ अंत संबंधों शेष विश्व के साथ अंत संबंधों के आधार पर दो प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है। पहली होती है बंद अर्थव्यवस्था, दूसरी होती है खुली अर्थव्यवस्था। पहली होती है बंद अर्थव्यवस्था, खुली होती है, दूसरी होती है खुली अर्थव्यवस्था। अब देखिए यहाँ पर जो कहा गया कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था तथा मिश्रित अर्थव्यवस्था है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था तथा मिश्रित अर्थव्यवस्था आपको है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था तथा मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात यहाँ पर करते हैं पहले। अब देखिए यहाँ पर जो कहा गया पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। देखिए, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आपको क्या सब आएंगे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत देखिए यहाँ पर क्या सब आएंगे। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विचारधारा एडम स्मिथ द्वारा प्रतिपादित की गई थी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विचारधारा एडम स्मिथ द्वारा प्रतिपादित है। पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन में 1776 ईस्वी में प्रस्तुत है। अहस्यम के सिद्धांत पर आधारित है। उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व पर बल दिया जाता है। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व पर बल दिया जाता है। और आपको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन अधिकतम लाभ के लिए क्या आता है। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्वतंत्रता पर बल दिया जाता है। आर्थिक स्वतंत्रता पर बल दिया जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मांग और पूर्ति पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मांग और पूर्ति पर आधारित होती है। पूंजीवादी प्रतियोगिता में प्रतियोगिता पर अधिक बल दिया जाता है। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आपको उपभोक्ता संप्रभुता पर बल दिया जाता है। उपभोक्ता संप्रभुता पर बल दिया जाता है। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में गुणवत्ता युक्त वस्तुओं के उत्पादन पर बल दिया जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आपको गुणवत्ता युक्त वस्तुओं के उत्पादन पर बल दिया जाता है। अब समाजवादी अर्थव्यवस्था देखिए, समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या कि सार्वजनिक स्वामित्व की देखिए संकल्पना देखिए। समाजवादी अर्थव्यवस्था जो आपको होती है वह सार्वजनिक स्वामित्व की संकल्पना पर आधारित होती है। और आपको सार्वजनिक यहाँ देखिए क्या कि सार्वजनिक स्वामित्व की संकल्पना पर आपको आधारित होती है। और समाजवादी अर्थव्यवस्था जो आपको होती है वह आर्थिक संसाधनों पर सरकारी नियंत्रणकारी प्रवृत्ति का हिमायती होता है। और आपको समाजवादी अर्थव्यवस्था सभी नागरिकों को वस्तुओं और सेवाओं के समान वितरण पर जोर देती है। समाजवादी अर्थव्यवस्था देखिए, समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात करें। साम्यवादी अर्थव्यवस्था में व्यक्तियों की क्षमता के अनुसार कार्य लिया जाता है। साम्यवादी अर्थव्यवस्था में व्यक्तियों की क्षमता के अनुसार कार्य लिया जाता है और आवश्यकता के अनुसार प्रतिफल प्राप्त होता है। आवश्यकता के अनुसार प्रतिफल प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पर क्या कि मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात यहाँ पर हम करते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था की हम बात देखिए यहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात हम यहाँ पर करते हैं। समाजवादी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था मतलब समाजवादी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दोनों की विशेषता पाई। मिश्रित अर्थव्यवस्था में समाजवादी तथा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दोनों की विशेषता पाई जाती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में समाज तथा पूंजीवादी दोनों की विशेषता पाई जाती है। लोक कल्याण के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों की आर्थिक गतिविधियों पर सरकार नियंत्रण रखती है। ये मिश्रित अर्थव्यवस्था में ही होती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में लोक कल्याण के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों के आर्थिक गतिविधियों पर सरकार नियंत्रण रखती है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में कुछ आर्थिक गतिविधियां बाजार शक्तियों पर निर्भर होती है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में इसमें सामाजिक कल्याण तथा अधिकतम लाभ दोनों उद्देश्यों को ध्यान में रखकर निर्णय लिया जाता है। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया फिर आपको आगे यहाँ पर आगे देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था की ओर बात करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। मैं यहाँ पर कहता हूँ कि आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण घटक पूंजी है। 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 योजनाओं के प्रारंभिक दौर में पूंजी निर्माण एक बहुत बड़ी समस्या थी। योजनाओं के पारंपरिक दौर में पूंजी निर्माण एक बहुत बड़ी समस्या थी। तकनीकी ज्ञान में भारत अन्य विकसित देशों की तुलना में काफ़ी पीछे था। आर्थिक गतिविधियों को तेज करने, निजी क्षेत्र के उपलब्ध संसाधन, तकनीक एवं प्रबंधन क्षमता का लाभ उठाने तथा प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था के साथ सामाजिक कल्याण को बनाए रखने की आवश्यकता के कारण भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। अब देखिए, आर्थिक गतिविधियों का वर्गीकरण की बात यहाँ पर की गई है। देखिए, आर्थिक गतिविधियों का जो वर्गीकरण यहाँ पर किया गया उसमें देखिए कि आर्थिक गतिविधियों से तात्पर्य मानव के विभिन्न क्रियाकलापों से जिससे आय का सृजन होता है। आर्थिक
गतिविधियाँ मुख्यतः 3 श्रेणियों में विभक्त की जाती है। प्राथमिक क्षेत्र होता है, द्वितीयक क्षेत्र होता है और तृतीयक क्षेत्र होता है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या होता है? प्राथमिक क्षेत्र मतलब कि ऐसी आर्थिक गतिविधियाँ जो प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति पर निर्भर करती है। और इसमें प्राकृतिक क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जाता है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि एवं संबंध क्षेत्र, वानिकी, मत्स्य पालन, खनन एवं उत्खनन शामिल है। इन प्राथमिक क्षेत्र में इन गतिविधियों में संलग्न श्रम की प्रकृति को इन गतिविधियों में मतलब प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियों में संलग्न श्रम की प्रकृति को रेड कॉलर जॉब के नाम से संबोधित किया जाता है। और द्वितीयक क्षेत्र की बात करते देखिए, द्वितीयक क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को आर्थिक गतिविधियों में कच्चे माल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। द्वितीयक क्षेत्र की बात यहाँ पर की गई है, प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को आर्थिक गतिविधियों में कच्चे माल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। और द्वितीयक क्षेत्र की बात इसके अंतर्गत निर्माण, विनिर्माण और प्रसंस्करण इत्यादि से संबंधित गतिविधियों को शामिल किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर अब खास बात हम यहाँ पर जो कर रहे हैं कि एक खास बात जो यहाँ पर नोट की बात करते हैं, विनिर्माण के अंतर्गत प्राथमिक वस्तु का नए वस्तु के रूपांतरण होता है, जैसे ब्रेड उद्योग की बात की गई है। विनिर्माण के अंतर्गत प्राथमिक वस्तु का नए वस्तु के रूप में रूपांतरण होता है, जैसे ब्रेड उद्योग होता है। निर्माण वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत भौतिक संसाधनों का निर्माण होता है, जैसे सड़क, भवन, सेतु आदि। अब खास बात जो यहाँ पर कहा गया है, तृतीयक क्षेत्र की बात की गई है। तृतीयक क्षेत्र की बात कही गई है। प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र की बात यहाँ पर की गई है। प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्र को सेवाएं प्रदान करती है। तृतीयक क्षेत्र जो आपको होती है प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्र को सेवाएं प्रदान करती है। और तृतीयक क्षेत्र जो होती है, तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। और तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं को शामिल किया जाता है। अब देखिए तृतीयक क्षेत्र जो यहाँ पर समझ सकते हैं, तृतीयक क्षेत्र के अंदर देखिए व्यापार, होटल, रेस्तरां आती है, परिवहन, संचार, भंडारण आती है, वित्तीय सेवाएं आती है, चिकित्सा आती है, रियल एस्टेट आती है, लोक प्रशासन एवं प्रतिरक्षा आती है। देखिए तृतीयक गतिविधियों के अंतर्गत उच्च सेवाओं को पुनः चतुर्थ और पंचक क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जाता है। देखिए चतुर्थ क्षेत्र में क्या आता है? चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत ज्ञान आधारित उद्योगों को शामिल किया जाता है। सूचनाओं का संग्रहण, उत्पादन में विश्लेषण किया जाता है। इसमें ज्ञान, तकनीक, कौशल, प्रबंधन तथा विश्लेषणात्मक समझ का प्रयोग किया जाता है। देखिए पंचक क्षेत्र में क्या आता है? पंचक क्षेत्र को कॉलर जॉब भी कहते हैं। इसमें निर्णय प्रक्रिया संबंधित गतिविधियों को शामिल किया जाता है। इसके अंतर्गत व्यावसायिक अधिकारी, अनुसंधानकर्ता, देखिए अनुसंधानकर्ता, कानूनी सलाहकार, वैज्ञानिक, वित्तीय प्रबंधन आदि शामिल है। अब हम देखिए जो कहा आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास की बात करते हैं। आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास क्या होती है? हम देखिए आर्थिक समृद्धि देखिए क्या राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय में लंबे समय तक निरंतर होने वाली वृद्धि को आर्थिक समृद्धि कहा जाता है। आर्थिक समृद्धि वस्तुओं और सेवाओं के आर्थिक समृद्धि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन से संबंधित है, न कि वस्तु की बाजार कीमत में वृद्धि से। राष्ट्रीय आय में देखिए यहाँ पर क्या कि राष्ट्रीय आय में अल्पकालिक मौसमी या अस्थायी वृद्धि को आर्थिक समृद्धि नहीं माना जा सकता। आर्थिक विकास की बात यहाँ देखिए की गई है। आर्थिक विकास में भौतिक आयामों के साथ साथ सामाजिक आयामों को भी शामिल किया जाता है। अर्थात आर्थिक विकास में आर्थिक समृद्धि के साथ साथ जीवन स्तर, पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य, संसाधनों की आपूर्ति, बेरोजगारी का स्तर, बुनियादी न्यूनतम आवश्यकताओं आदि को शामिल किया जाता है। शामिल किया जाता है। आर्थिक विकास तभी संभव है जब संसाधनों की उपलब्धता में वृद्धि हो तथा उसका कुशलतापूर्वक उपयोग हो। समावेशिता के साथ आर्थिक समृद्धि ही आर्थिक विकास है। समावेशिता के साथ आर्थिक समृद्धि ही आर्थिक विकास है। आर्थिक समृद्धि तथा आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक की बात कही गई है। आर्थिक समृद्धि तथा आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक की बात कही गई है। प्राकृतिक संसाधन जो आपके यहाँ पर होता है, देखिए प्राकृतिक संसाधन की बात यहाँ पर कही गई है। प्राकृतिक संसाधन की बात यहाँ पर कही गई। प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत प्रकृति प्रदत्त संसाधन, प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत प्रकृति प्रदत्त संसाधन जैसे भूमि, मिट्टी, जलवायु, वन संपदा, खनिज एवं तेल, नदियाँ आदि सम्मिलित है। प्राकृतिक संसाधनों के कुशलतम उपयोग से आर्थिक समृद्धि प्राप्त किया जा सकता है। पूंजी की बात यहाँ पे करते हैं। पूंजी देखिए बचत एवं उसके निवेश, उत्पादन क्षमता तथा श्रमिक कार्य कुशलता में वृद्धि होती है, जिससे वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित होती है। अब कृषि अधिशेष की बात यहाँ पर की गई है। कृषि उत्पादों में वृद्धि तथा अधिशेष उत्पादों की उत्पादन की कृषि उत्पादों में वृद्धि तथा अधिशेष उत्पादन की बिक्री और इस बिक्री से प्राप्त आय से आर्थिक समृद्धि एवं
देखिए यहाँ पे जो कृषि अधिशेष की बात यहाँ पर की सब पूंजी पर देख रहे पूंजी देखिए बचत पूंजी बचत एवं उसके निवेश से उत्पादन क्षमता तथा श्रमिक कार्य कुशलता में वृद्धि होती है जिससे वस्तु और सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित होती है पूंजी के अंतर्गत। अब कृषि अधिशेष देखिए क्या कृषि उत्पादन वृद्धि अधिशेष उत्पादन की बिक्री और इस बिक्री से प्राप्त आय से अधिक आय से आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास को बल मिलता है। तकनीकी उन्नति मतलब क्या देखिए तकनीकी उन्नति के अंतर्गत उस तकनीकों से प्रकृति प्रदत्त संसाधनों कुशलता उपयोग किया जा सकता है। इसे संसाधनों की कम उपलब्धता में भी पर्याप्त एवं गुणवत्तायुक्त देखिए क्या तकनीकी उन्नति में क्या इस तकनीकी उन्नति से संसाधनों की कम उपलब्धता में भी पर्याप्त एवं गुणवत्तायुक्त उत्पादन किया जा सकता है। अब की मानव संसाधन की बात यहाँ की गई है समझिए मानव संसाधन की मानव श्रम से उत्पादन की प्रक्रिया देखिए मानव श्रम से उत्पादन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। मानव संसाधनों का प्रबंधन एवं कुशल श्रम शक्ति का विकास कर राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की जा सकती है। राष्ट्रीय यहाँ देखिए मानव संसाधनों का प्रबंधन एवं कुशल श्रम शक्ति का विकास कर राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की जा सकती है। औद्योगिकरण की बात यहाँ पर की गई है आज इसको गौर कीजिए। देखिए औद्योगिकरण क्या होता है तीव्र औद्योगिकरण से आर्थिक विकास की दर भी उच्च होगी औद्योगिकरण से रोजगार के नए अवसरों का विकास होगा। इसके अतिरिक्त आर्थिक प्रणाली उद्यमशीलता सरकार की नीतियाँ सामाजिक परिवेश आदि भी प्रभावित करती है। आर्थिक विकास के प्रमुख संकेतक की बात कही आर्थिक विकास के प्रमुख संकेतक की बात यहाँ पर की गई है भौतिक गुणवत्ता जीवन सूचकांक फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स PQLI की बात की गई। देखिए ये क्या होता है कि इसमें समझिए विशुद्ध रूप से सामाजिक सूचकांक है। ये विशुद्ध सामाजिक सूचकांक है 1979 ईस्वी में डी मॉरिस द्वारा विकसित किया गया। तो उसके बाद यहाँ पर आपको कहा गया क्या कि यह संकेतक परिणामों का माप करता है ना कि आगतों की। PQLI सूचक की गणना प्रत्येक संकेतक को समान भार देकर की जाती है। सूचक को 0 से 100 तक मापा जाता है। 3 संकेतक होता है जीवन प्रत्याशा संकेतक होता है शिशु मृत्यु दर होता है साक्षरता दर होता है। सीमाएं क्या है देखिए मौलिक आवश्यकताओं की सीमित माप होती है। सामाजिक एवं आर्थिक विकास के बढ़ते ढांचे की व्याख्या नहीं करता है और आर्थिक वृद्धि का सटीक माप नहीं करता है। मानव विकास सूचकांक क्या होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI क्या होता है देखिए इससे जीवन की गुणवत्ता को ध्यान रखते हुए विकसित किया गया था। HDI की अवधारणा कैपेबिलिटीज क्षमताओं के विस्तार की अवधारणा पर आधारित है। इसका उत्पादन 1919 इसका मतलब आपको मानव विकास HDI का प्रतिपादन 1990 ईस्वी में UNDP से संबंध महबूब उल हक के द्वारा किया गया था। इनके सहयोगी AK सेन एवं सिंगर हंस थे। 3 घटकों के आधार पर देखिए यहाँ पर क्या है कि 3 घटकों के आधार पर आर्थिक विकास के स्तर को पता लगाने का प्रयास करता है। 3 घटकों के आधार पर आर्थिक विकास के स्तर को पता लगाने का प्रयास करता है। पहला जीवन प्रत्याशा देखिए देखिए आपको जीवन प्रत्याशा नवजात शिशु को कितने वर्ष जीवित रहने की संभावना ये जीवन प्रत्याशा नवजात शिशु कितने वर्ष जीवित रहने की संभावना है। साक्षरता दर देखिए यहाँ पर क्या देश के लोगों द्वारा औसत के आधार पर प्राप्त शिक्षा साक्षरता दर की बात यहाँ पर की गई देश के लोगों द्वारा औसत के आधार पर प्राप्त शिक्षा की बात की गई है। इसमें 2 भाग है व्यक्ति साक्षरता दर होती है और कुल नामांकन अनुपात होती है। आप जीवन स्तर की बात की गई देखिए जीवन स्तर की बात यहाँ पर की गई है प्रति व्यक्ति वास्तविक आय कर सकती क्षमता के जरिए मापा जाता है। जीवन स्तर की बात यहाँ पर की गई है प्रति व्यक्ति वास्तविक आय कर सकती क्षमता के जरिए मापा जाता है। अलग प्रोफेसर सीमा इसकी क्या है प्रोफेसर अमर सिंह के अनुसार यह अपरिपक्व सूचक है जो एक संख्या मानव विकास और वंचन के एक जटिल यथार्थ को मापने का प्रयास करता है। शिशु मृत्यु दर पोषण जैसे अन्य संकेतों की उपेक्षा शिशु मृत्यु दर पोषण जैसे अन्य संकेतों की उपेक्षा की गई है। यह इसकी जो आपको सीमा HDI की जो रही यह सापेक्ष मानव विकास का मापन करता है ना कि निरपेक्ष मानव विकास का। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया देखिए जीवन गुणवत्ता सूचकांक जिसको क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स को बोलते हैं QLI बोलते हैं। देखिए यह एक क्वालिटी लाइफ सूचकांक मतलब जीवन गुणवत्ता सूचकांक जो होता है यह एक सामाजिक सूचकांक है जो जिसमें भौतिक और सामाजिक दोनों तत्व शामिल हैं। यह राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय से प्रभावित होता है। उसके यहाँ देखिए क्या उपभोग यहाँ देखिए उपभोग उत्पादन स्वास्थ्य पर्यावरण शिक्षा स्वतंत्रता शांतिमय वातावरण आदि भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मानवीय कल्याण को प्रभावित करते हैं। यह सूचकांक कल्याण के सभी निर्धारकों को शामिल करने का प्रयास करता है। अब देखिए 6 घटक इसके आपको होते हैं। पहला जो घटक होता है वो क्या होता है कि जीवन प्रत्याशा तो प्रति व्यक्ति वास्तविक आय होती है। नागरिक स्वतंत्रता गुणांक होता है। राजनीतिक स्वतंत्रता गुणांक होता है और शैक्षिक उपलब्धि होती है और शिशु मृत्यु दर होती है। इसकी सीमाएं क्या रही इसकी सभी घटकों में कुछ घटकों का सांख्यिकीय
जबकि विवरण प्राप्त करना कठिन है। विकास का मापन सीधे करना चाहिए, ना कि विभिन्न तत्वों को शामिल कर यह इसे ध्रुव बनाता है। विकास का मापन सीधे करना चाहिए, ना कि विभिन्न तत्वों को शामिल कर यह इसे ध्रुव बनाता है। उसके आगे यहाँ पर कहा गया जो चीज़ आपको देखिए, इस चीज़ को हम यहीं तक रखते हैं। लैंगिक विकास सूचकांक जो आपके यहाँ पर देखिए वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। फिलहाल इसको हम यहीं तक आपको रखते हैं।